नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये भारतीय अवाम ताकत दल जो राजनीतिक संगठन है, इसका पंजीकरण जो है 2016 के आखिर में हुआ है और YouTube के माध्यम से करीब 2-2.5 वर्ष हो गए हैं इसको मतलब ये संदेश प्रसारित करते हैं। लेकिन इसके पहले 4-5 साल पहले से ही राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता का प्रचार करने के लिए मैं अपनी टीम के साथ जगह जगह जाने का अभियान और जाकर लोगों को बताने का, भाषण देने का, समझाने का ये प्रयास पहले से ही चल रहा था। तो उस समय भी कुछ सुखद अनुभव सामने आए थे, सुखद जो है तजुर्बे सामने आए थे। मैं समझता हूँ कि उनको भी साझा करना बहुत ज़रूरी है। उसी से पता चलेगा कि जो सुखद भी थे और कुछ वैसे भी थे तो उसका जब समाधान निकला, मैंने कुछ शुरू में बाधाएं थीं, लेकिन जब समझाया गया, बताया गया और फिर जब वो इस बात को समझ गए तो उससे भी कुछ सुखद अनुभूति हुई, उसको भी साझा करना जरूरी है। अब जैसे कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ ऐसे भी तत्व मिले जो कट्टरवादी सोच से प्रभावित थे। तो उस समाज में जब ये राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता की बात कही गई तो उन्होंने पहला सवाल किया, ये भारतीयता जो है वो मुसलमानों को समझाइए, हम तो पहले से भारतीय हैं। ये पहली उनकी प्रतिक्रिया थी। उनको बताना पड़ा कि इस भारतीयता का किसी हिंदुत्व से और किसी इस्लाम पंथ से और किसी ईसाई पंथ से या किसी सिख पंथ से या और किसी और अन्य पंथ से कोई मतलब नहीं इसका। भारतीयता तो एक, चूँकि भारत राष्ट्र है और इसमें अनेक पंथ के मानने वाले, अनेक पंथ का अनुसरण करने वाले और जो है सभी भारतीय भाई बहन एक साथ रहते हैं और तो वो एक साथ रहने का जो जज्बा है वो किसी पंथ से बंध करके नहीं है, बल्कि एक भारत राष्ट्र की जो परंपरा रही है, जबकि इतिहास भी नहीं रहा है तब से ये परंपरा रही है। तो उसका किसी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है।
चाहे वो हिंदुत्व हो चाहे इस्लाम हो, अच्छा ईसाई हो जो हो, ये लोग अपने पंथ से परे कैसे एक साथ में रहेंगे, ये इसका जो मर्म है, इसका जो रहस्य है, इसका जो यथार्थ है, वही भारतीयता है। इसके बाद तो माने एज ए नेशन स्टेट और भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए जो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उसने इस चीज़ को और स्पष्ट कर दिया कि हम भारत के लोग हैं, न तो हम हिंदू हैं, न तो हम मुस्लिम हैं, न तो हम ईसाई हैं, न तो हम सिख हैं, न तो हम कोई और पंथ के माने हमारा जो असली वजूद है कि हम भारतीय हैं। और यही बात, यही जज्बे के साथ हमारे वो जो अमर शहीद और जो सेनानी थे हमारे, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर, हमारी आपकी आज़ादी की खातिर उन्होंने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर जो न्यौछावर किया था, उनका भी जज्बा यही था कि हम भारतीय हैं और जिनके लिए हम अपनी जान दे रहे हैं वो भी अपने भारतीय भाई बहन। उसका किसी भी पंथ से, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, सिख पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं। उसमें तो एक शहीद आजम भगत सिंह वो पंथ से दूर रहने के लिए, पंथ जैसे पचड़ों से दूर रहने के लिए वो नास्तिक बन गए थे। चंद्रशेखर तिवारी थे, तिवारी की उपाधि उन्होंने वो उतार फेंका और अपने को आज़ाद कह दिया। उसके पीछे भी यही कारण था। तो वो समझाना पड़ा कि भाई भारतीयता का किसी पंथ से कुछ लेना देना नहीं, और पंथ का ये भूमिका है भी तो भारतीय एकता के लिए, भारतीय जो है वो पहचान को मजबूत करने के लिए अपना वो योगदान कर सकता है। तो अपना योगदान हिंदुत्व को भी करना है, इस्लाम को भी करना है, ईसाई पंथ को भी करना है, सिख पंथ को भी, सभी पंथों को करना है। कि ये भारतीयता का जो की भावना, भारतीय एकता की भावना, भारतीय भाईचारा की भावना कैसे ये मजबूत हो। तो इसमें ही उनकी माने योगदान की भूमिका है और यही उनकी सार्थकता है। वरना इस तरह की अवधारणा की जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है, ये मैंने बिल्कुल सरासर जो है निराधार भी है, असत्य भी है, और मैंने और जो भारतीयता की असल अवधारणा है उसके सर्वथा विपरीत भी है। तब उसी समाज में ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज था। तो एक ने कहा नहीं साहब, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, इस भारतीयता का किसी हिंदुत्व से या किसी भी आस्था से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कुछ खुराफाती तत्व जो है इस तरह की बात जो फैलाते रहते हैं, और उससे थोड़ी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। तो जब वो इस बात को तस्दीक किए तो भारतीय जनता दल ने उनके ही इस अनुभव पर एक वक्तव्य भी बनाया कि हम सभी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज ये मानते हैं कि जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है वाली खुराफात भरी भारतीयता की अवधारणा से हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। और भारतीयता का किसी भी पंथ से लेना देना नहीं है। हमको भारतीयता की इसी असल अवधारणा को समझना है और आगे बढ़ाना है। ये इस तरह का वक्तव्य जो है भारतीय जनता दल ने हमारे उन भारतीय भाई बहनों से जो कि हिंदू सनातन आस्था के हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो समाज था,
उनसे जो वो तजुर्बा मन हासिल हुआ। और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी वहाँ यह भी बताया गया कि जो भारतीयकरण की कभी कभी बात उठाई जाती है कुछ कट्टरवादी तबकों से कि इनका भारतीयकरण करिए, मुसलमानों का भारतीयकरण करिए, उसके विषय में भी बताया गया कि किसी के भी भारतीयकरण करने की ज़रा भी या कोई आवश्यकता है ही नहीं। सब लोग भारतीय हैं। बस समस्या इस बात की है कि वो अपने को भारतीय मानते नहीं, ये समस्या। और जब तक वो भारतीय अपने को मानेंगे नहीं तब तक वो जो असली स्वरूप है उनका जो कि एक नागरिक के रूप में होना चाहिए इस देश के अंदर, वो स्वरूप जो है सामने आता नहीं, वो निखर के नहीं आता। बस यही है। तो जिस वक्त वो अपने को इस देश में भारतीय मानेंगे, भारतीय नागरिक मानेंगे और वैसी सोच, वैसा आचरण, वैसा व्यवहार करेंगे, तब तक वो भारतीयता के असली स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और इस बात का भी वो उसमें बल दिया गया और उसको आत्मसात किया गया कि भारतीयता के अवधारणा को धारण करने के बाद फिर एक भारतीय और दूसरे भारतीय में कोई भेद विभेद या फर्क को बिल्कुल नहीं आने देना है। और एक बात पर बल दिया गया कि भाई जो भी उनको हम संबोधन करें, बुलाएं, वो सम्मानजनक शब्दों से और अपनापन लिए हुए। इसीलिए भारतीय वाम ताकत दल ने हमारे जिनको मुसलमान और भी लोग कहा करते थे, तो भारतीय वाम ताकत दल ने एक उपयुक्त और उचित और मुनासिब संबोधन कि हमारे ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं। और उसी प्रकार जो सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू सनातन आस्था वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं। इस प्रकार अन्य आस्था वाले भी, हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं। इस प्रकार अन्य आस्था के अनुसरण करने वाले अनुयायी जो है वो भी अपने भारतीय भाई बहन हैं। तो भेद नहीं होना चाहिए। भेद जो है भारतीयता का सबसे खतरनाक, भेद और फर्क और भेद विभेद जो है सबसे भारतीयता का सबसे खतरनाक शत्रु है। तो यह भी चेतावनी और यह भी अवधारणा उनको बताई गई। और जो सम्मान देना है तो सबको देना है। और ये विशेष संदर्भ इसलिए है कि बाबा साहब ने एक बार बताया था कि हमारे इसी भारतीय समाज एक तबके के साथ, यानी कुछ ही समय नहीं कि एक आध महीना या एक आध साल, हजारों हजार साल तक लगातार उसका शोषण और हर तरह से शोषण, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और यदा कदा इज्जत का। तो उन्होंने याद दिलाया कि भाई ये इस तबके को बहुत चोट मिली है, बहुत घाव मिले हैं, सो मेनी वुंड्स। तो इसको एक मरहम लगाने की आवश्यकता है। और मरहम वो कौन सा होगा, कैसे लगाया जाएगा, यह भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय समाज पर ही छोड़ दिया कि वो मरहम वो कैसे लगाएगा। ये पहले भी बताया गया, आज भी बताया जा रहा है, आगे भी जब भी आवश्यकता होगी बताया जाएगा कि बाबा साहब ने आरक्षण की वकालत नहीं की थी। आरक्षण तो ये जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वाले वोट बटोरने के लिए उन्होंने एक हथियार के रूप में ये आरक्षण लाया। और वो 10 वर्ष करके अब हनुमान जी की पूंछ की तरह वो खत्म होता ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एक जाति विहीन समाज की बात कही थी। और ये सभी लोग भारतीय हैं तो जाति विहीन समाज हो गया।
और इसमें सबको सम्मान देने की जरूरत है। आर्थिक पिछड़ापन है, एक तबका है जिसके साथ, और उसमें आर्थिक पिछड़ापन ज़्यादा है, और इसलिए भारतीय जनता दल उनको अपने पिछड़े भारतीय भाई बहन के संबोधन से उनको संबोधित करता है। तो और आर्थिक पिछड़ापन मतलब वो जो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन है उनमें ज़्यादा है, लेकिन वो अन्य तबकों में भी है। तो इसलिए आरक्षण को तो समूल समाप्त करके जिनको भी आर्थिक मदद की ज़रूरत है उनको मदद दे करके, और पूरा वातावरण, पूरा माहौल दे करके, सीखने पढ़ने और परिश्रम करके काबिल बनने का पूरा माहौल देने की आवश्यकता है। और हमारे भारतीय भाई बहनों में वो काबिलियत है, बस एक मौका माने वो अवसर और वो माहौल और वो सपोर्ट मिल जाए, बिल्कुल। और हमारे देश के लोगों ने दुनिया को लोहा बनवाया है अपनी काबिलियत और प्रतिभा के आधार पर, ये दुनिया भी मानती है इस बात को। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे उन भारतीय भाई बहनों को आर्थिक मदद और सहानुभूति के साथ, और हाँ इतना ज़रूर कहा जाए कि भाई ये जो आर्थिक संसाधन है वो देश का बहुत बेशकीमती संसाधन है, इसका उपयोग करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए और काबिल बनिए। काबिलियत के आधार पर, यानी नौकरी में या जो भी अपनी वो स्थिति है, पोजीशन, हैसियत है, उसको अख्तियार करिए। और सामाजिक प्रतिष्ठा भी काबिलियत के आधार पर ही अर्जित करिए, और वो प्रतिष्ठा जो काबिलियत के आधार पर अर्जित होगी वो सर्वमान्य होगी, और इस प्रकार देश की, राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए और इस मुल्क को आगे बढ़ाने में, उसको मजबूत करने में, विश्व का सिरमौर बनने में योगदान करिए। तो ये अवधारणा हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की थी। इसलिए कभी भी यह हमारी भी स्वयं की भी भारतीय जनता दल की विनम्र वो दरख्वास्त है कि कभी भी उन पिछड़े भारतीय भाई बहनों को, यानी चमार, हरिजन, शेड्यूल कास्ट, इन डिग्रेडेड या अपमानजनक शब्दों के प्रयोग से सर्वथा परहेज करें, बचें, बिल्कुल मत करिए। और जहाँ तक हो सके उनके साथ अपनापन और उनको सम्मान, इज्जत देने की हर वक्त कोशिश की जाए। इसलिए कि एक तो हजारों साल तक उनके साथ अन्याय हुआ, और फिर जब उनके जो मसीहा लोग आए उन्होंने स्थिति को और बिगाड़ दिया, उनको समझा। अब जिस तरह से बाबा साहब ने समझाया, और स्थिति बिगाड़ने के लिए ये इतना खतरनाक नफरत भरा एक नारा लेके आया कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारो, जूते चार। इसके बाद फिर घिनौने स्तर की जो है जातिवाद चलाया, उसी के आधार पर राजनीति चलाई, और कुछ तिक्रम से सत्ता भी पा गए, और ये भी हो गया। लेकिन वो भारतीय समाज के लिए बहुत खतरनाक है, और इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, उससे परहेज करना चाहिए। और बाबा साहब के आदर्शों, सिद्धांतों और उनके विचारों का आदर करते हुए जातहीन समाज की जो उनकी परिकल्पना थी, तो भारतीयता के माहौल को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसमें बस वही है कि इसमें भेद विभेद का कोई भी व्यवहार, कोई भी बात, कोई भी विचार से बिल्कुल परहेज करना है। एक दूसरा अनुभव, एक इस्लाम आस्था वाला समाज था, तो वहाँ भी यही देखिए, लोग इस तरह की भ्रांति फैलाए थे ना कि भाई ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में मुसलमान, इनको देश से मतलब नहीं होता है, इनको ये उसी में रमे रहते हैं, कुरान में और मस्जिद में और इस्लाम धर्म में। ये मेरा भ्रम टूटा, और इसीलिए मैं
इसी आधार पर पूरे देश के अपने भारतीय भाई बहनों का भी भ्रम का निवारण मैं करना चाहता हूँ और भारतीय जनता दल करना चाहता है। इस भ्रम में न रहे कि वो समाज हमेशा अपने इसमें इस्लाम में और कुरान में और इसमें और मस्जिद में ही डूबा रहता है। ऐसी बात नहीं है। मुल्क के प्रति, समाज के प्रति उसकी उतनी ही संवेदना करती है और देशभक्ति का भी जज्बा नहीं है। सिफत इस बात की है कि कुछ कट्टरवादी तत्व जो है, भाई जैसे मैंने कहा कि कट्टरवादी तत्व जो है ये अपवाद नहीं होते, वो हर तबके में पाए जाते हैं। तो उन्हीं के कारण जो है, जो आपस में मिलना जुलना जो नहीं होता है, मेलजोल नहीं होता है और एक अपने मन में ही एक विचार बना लेते हैं, उसी का ये परिणाम रहता है कि साहब ये तो हमेशा मस्जिद में डूबे रहते हैं, कुरान में ही डूबे रहते हैं, इस्लाम में डूबे रहते हैं, उसी को मस्जिद रहते हैं। लेकिन हम तो हर एक समाज में गए तो कम से कम अब चूँकि हम भी तो शिकार हो गए थे ना, लेकिन हमारा वो भ्रम बिल्कुल टूटा और इसीलिए उसी आधार पर मैं और भारतीय जनता दल ये कहता है कि इस भ्रम में कोई भी हमारा भारतीय भाई बहन न रहे कि हमारा ये जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज सब इसी में डूबा रहता है। उसमें भी समाज के प्रति संवेदना होती है और इस मुल्क के प्रति मोहब्बत भी है, देशभक्ति भी है। थोड़ी परिस्थितियाँ कट्टरवादी तत्वों की साजिश के कारण जो है थोड़ा विपरीत जरूर है, तो उसका वर्णन कई एपिसोड में बताया गया, आगे भी बताया जाएगा। उससे उनको भी सावधान रहना है और हमारे बाकी सभी भारतीय भाई बहनों को भी सावधान रहने की परम आवश्यकता है। बस यही है। तो वो समाज था हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज। तो उसमें जब यह राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता की बात बताई जाए, बड़े चाव से, बड़े इसको कहते हैं इंग्लिश में पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल ध्यान से उसको सुनते रहे। तो जब ये स्पीच हमारी ख़त्म हुई तो जैसा कि हमारी एक प्रैक्टिस रहती है कि अपनी बात कहने के बाद फिर ये मौका हम जरूर देते हैं कि भाई जो ये बात बताई गई है इस पर किसी को और स्पष्टता चाहिए और पूछना है, जांचना है, अपने शख्स भाग को दूर करना है, उसका स्वागत है, वो पूछ सकता है। तो एक ने कहा कि अरे सर इसमें क्या पूछना, ये ख्याल तो हमारे समाज के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत उम्दा है और हमको भी जहाँ तक बन पड़ेगा हम इस विचार को आगे बढ़ाएंगे और इसमें शख्स भाग के तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो उन्होंने ये कहा, इतना वो प्रभावित हो गए थे। एक ने कहा कि साहब एक समस्या है। मैंने कहा कहिए क्या समस्या है? कहें सर ये जो है कि हम भारतीयता की बात तो करेंगे और जहाँ तक हो सका इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे और लोगों को समझाएंगे भी, लेकिन ऐसा कि कल को मुलायम सिंह आ जाएंगे हम लोगों के पास तो वो कहेंगे अरे भाई, अरे मुसलमानों तुम लोग कहाँ इधर उधर भटक रहे हो भारतीयता के चक्कर में, तुम लोगों के लिए तो ये दिल का दरवाज़ा या दिल का खजाना पूरा खोल दिया है, इधर उधर मत भटको। तो मैं सोच रहा था कि मैं इसका एक माकूल जवाब क्या उनको देना चाहिए। तब तक एक जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में एक भारतीय भाई जो है वो काफ़ी इन बातों से प्रभावित था। उसने तड़ाक से जवाब दिया कि हम मुलायम सिंह को कह देंगे कि साहब हम मुसलमान हैं ही नहीं। हमने सोचा कि भाई ये कैसे ये कह रहे हैं, उनसे हम कहते हैं कि साहब मुसलमान नहीं हैं, हम तो भारतीय हैं, हमारी सिर्फ एक पांथिक आस्था जो है वो इस्लाम की है, लेकिन हम मूल रूप से जो हमारी पहचान है हम तो भारतीय हैं। ये जो उनका उद्गार था इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का, वो हमारे दिल को छू गया और इस तजुर्बे के आधार पर भारतीय जनता दल ने एक वक्तव्य और निर्माण किया। वक्तव्य क्या? वो वक्तव्य यह है कि हम सभी इस्लाम आस्था वाले
भारतीय भाई बहन इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारा वास्तविक वजूद ये है कि हम भारतीय हैं। हमारी पांथिक आस्था इस्लाम की है, लेकिन हमारी पहचान, हमारा वजूद, हम भारतीय हैं। और इतना ही नहीं, इसके आगे भी कि इसलिए हमारे देश में जिन तत्वों को या जिन राजनीतिक दलों को या जिन राजनेताओं को दूरबीन लेकर के मुसलमान की तलाश है, उनके लिए ये सलाह है कि उनको बेहतर और उनके लिए बेहतर यह होगा कि यानी मुसलमान खोजने के लिए वो भारत के बाहर ईरान, इराक, पाकिस्तान जाएं, वहाँ उनको मुसलमान मिलेंगे। यहाँ तो हम सभी लोग भारतीय हैं। ये वक्तव्य जब बनाया गया, काफ़ी लोगों को सुनाया गया, लोग बहुत प्रभावित हुए। कुछ लोग तो कहे कि साहब इसका बड़ा बड़ा पोस्टर बना करके लखनऊ विधानसभा के आगे बिल्कुल लगा दीजिए, देखिए कितना ऊपर उछलते हैं अखिलेश यादव, कितना ऊपर उछलते हैं मुलायम सिंह, कितना ऊपर उछलते हैं मायावती, कितना ऊपर उछलता है ये राहुल गांधी। देखिएगा। तो मैंने मन में कहा भाई उछलने की कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये उद्गार था और बात सही है। आज यही भावना हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहन जारी कर रहे हैं। भाई हमारा वजूद है, हम भारतीय हैं, और हमारी वजूद, हमारी पहचान हम भारतीय हैं। हमारी आस्था इस्लाम की है और किसी किसी और पंथ की भी हो सकती है। तो आस्था के आधार पर कोई विभेद फर्क नहीं। तो ये रहा कुछ अनुभव, जैसा कि हमने बताया था कि पिछले एपिसोड में कि एक बार हम जा रहे थे वहाँ इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में, तो बगल से हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों का एक गांव था और हमारे एक पदाधिकारी थे समरनाथ यादव, वो पेशे से वकील थे। तो हमने पूछा कि वकील साहब इस गांव में चला जाए और आपका किसी से संपर्क हुआ है, आपने किसी को फ़ोन किया है? तो एक ने कहा नहीं साहब ये तो हाथी वाला गांव है, ये लोग हाथी को वोट देते हैं। और तो मैंने कहा देखिए ये विचार आप त्याग दीजिए कि हाथी वाला है साइकिल वाला, ये गलत है। सभी लोग अपने भारतीय भाई बहन हैं और ये हमारा प्रयास है कि सबको साथ मिलाना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, यदि आपने फ़ोन नहीं किया तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं, देखेंगे कि क्या होता है। तो हम लोग गए, तो खड़े रहे, तो 4-6 लोग थे, हम लोग मैंने जितने गाड़ी में आ सकते थे वही लोग थे। तो देख कर के एक आदमी जो है वो बोला कि आप लोग वोट वाले हैं और हम लोग यहाँ हाथी वाले हैं, और हम लोग हाथी को ही वोट देते हैं, हम लोग मायावती को ही वोट देते हैं। करीब 5-6 मिनट तक वो बड़बड़ बोलता रहा। तो हम लोगों ने बिल्कुल शांत रूप से कुछ वो जवाब उनका नहीं दिया, और फिर जब उनको जवाब कुछ मिला ही नहीं, तो इसके बाद वो 5 मिनट बाद स्वयं वो चले गए वहाँ से। उनके जाने के बाद तो मैंने कहा कि जो भाई साहब कह रहे थे वो सही है कि यदि आप लोगों का विचार है और मन बसता है मैंने हाथी के लिए और मायावती के लिए, बिल्कुल सही है। करे नहीं सर, वो ऐसे ही बकता रहता है। वो देखिए वो चला भी गया। तो मैंने कहा सब बातों को छोड़िए, हम आपसे बस ये पूछने आए हैं कि हम यहाँ बैठ सकते हैं कि नहीं। देखिए हमने यही कहा कि हम आपसे ये पूछने आए कि
अरे सर क्या बात करते हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठे उठे तो मैंने कहा भाई पानी मिल जाएगा 1 गिलास। हाँ नहीं सब पानी भी मिलेगा, मिठाई भी मिलेगा, वो भी कहना आज के दिन पानी पिलाइए। तो पानी वो नहीं आया, हम बड़े प्रेम से पानी पिया। अब देखिए मैं जैसा मैं बता रहा हूँ, यदि उस समाज में बैठिए और प्रेम से पानी पीजिए तो बहुत वो समाज, आप यकीन मानिए, बहुत सम्मानित महसूस करता है अपने को। देखिए ऐसा ही एक नाटक जब चुनाव आता है, आप देखते होंगे कि राजनीतिक पार्टियां जाकर के उन समाजों में खाना खाती हैं या खिलाती हैं, और साथ खाना खिलाने में भी कई नाटक होता है उसमें। तो नाटक से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि वो समस्या और विकट हो जाती है और उलझ जाती है। साफ मन से जाइए, हमेशा माने मेल जोल एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, तब जाकर के इस समाज में भारतीयता आधारित समरसता आएगी। तो अब चूँकि हम लोग बार बार इसलिए नहीं जा सके कि संसाधनों की भी एक सीमा है हम लोग की। संसाधन जैसे जैसे होता जाएगा वो हम लोग उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ाते जाएंगे, बार बार जाएंगे उनके पास। तो इसके बाद वो उन्होंने बताया कि बाबा साहब आपके लिए सम्माननीय हैं, लेकिन जान लीजिए सिर्फ आप ही के लिए सम्माननीय नहीं है, बल्कि वो पूरे देश के लिए सम्माननीय है। देश के का एक अनमोल हीरा हैं वो। एक बात जरूर है कि कुछ कारणों से जो उनको इज्जत पूरे देश से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लोग उनका नाम तो भुनाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। जब उनकी जयंती आएगी तो वो ऊपरी मन से भले ही, लेकिन उनका नाम भुनाते हैं, लेकिन उनको जो इज्जत उनको मिलनी चाहिए, जिसकी वो हकदार हैं, वो किन्हीं कारणों से नहीं मिल पा रही। तो बोले हाँ साहब बात तो सही है। और एक बात और कि देश इससे नहीं चलेगा कि आप अलग थलग रह करके कोई राजनीति चलाए, फिर समाज के एक तबके के साथ कोई राजनीति चलाए अलग थलग, वो अलग राजनीति चलाए। इससे देश चल नहीं सकता, इससे भारतीय समाज जो है टिक नहीं सकता। यहाँ कि हम बात तो साफ सही कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या उपाय है? ये तो बहुत बड़ी बीमारी चल पड़ी है। मैंने कहा देखिए इसका उपाय हमारे आपके पास ही है। उन मानसिक गांठों को, मानसिक गुत्थियों को तोड़ना पड़ेगा, और उसी मानसिक गुत्थियों गांठ को तोड़ने के लिए हम आपके पास आए। एक तो क्योंकि बाबा साहब ने भी बताया, और बाबा साहब के योगदान से और एक संविधान भी बना है, भारत का संविधान। वो भी कहता है कि हम सभी लोग भारतीय नागरिक हैं। तो जब हम सभी लोग भारतीय नागरिक हैं, आप भी भारतीय नागरिक हैं और मैं भी भारतीय नागरिक हूँ, तो फिर हमारे आपके बीच में फ़र्क कैसा और भेद कैसा? तो तब उनका बात तो सब सही कर रहे हैं, लेकिन लोग ऐसा ये मैंने जो भेद विभेद कर रहे हैं, मैंने कि जो कर रहे हैं उन्हीं को रास्ते पर लाना है, उन्हीं को समझाना है। और यदि फिर भी समझने को न तैयार हों तो उसका इलाज भी है, ऐसी बात नहीं है, पहले समझाना पड़ेगा। और नहीं यदि वो हार्ड कोर वाले हैं तो उसका भी इलाज है। तो उसी में समझाया कि भाई देखिए जो बाबा साहब भीम अम्बेडकर थे, उन्हीं की तरह या उनसे भी 20, उनसे भी और आगे, और उनसे आगे पैदा हुए एक और देश के हीरा थे और देश के विद्वान थे, बहुत बड़े संत थे, स्वामी विवेकानंद। और ये अभी बताना जरूरी है कि स्वामी विवेकानंद और बाबा साहब में कई मायनों में, इन सो मेनी रिस्पेक्ट्स, समानताएं हैं। इस मर्म को, इस रहस्य को, इस महत्व को भी देश जानता नहीं है, और देश को जानना चाहिए कि कई मायनों में हमारे स्वामी विवेकानंद
और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में समानताएं हैं। तो हमने कहा कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं और उनको गौर से आप सुनिए, आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। तो पहला कि बौद्धिक तीक्ष्णता यानी शार्पनेस ऑफ माइंड, जिसको अंग्रेजी को कहती है, या ब्रिलियंस ऑफ माइंड यानी बौद्धिक जो है तीक्ष्णता, दोनों की समान थी। या 19-20 सिर्फ 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन काफ़ी आसी पास थी। स्वामी विवेकानंद के विषय में लोग कहते हैं कि कितनी भी मोटी पुस्तक हो उनको दे दीजिए, कुछ ही समय में आधे पौन घंटे 1 घंटे में पूरी पुस्तक जो है पढ़ के वो ख़त्म कर देंगे और उसको समझ भी जाएंगे और उसको कंठस्थ मतलब उसको याद भी कर लेंगे। देखिए कितनी भी बड़ी पुस्तक को उतने ही कम समय में पढ़ भी जाना, समझ भी जाना और उसको याद भी कर लेना, ये प्रतिभा थी स्वामी विवेकानंद की। और उतनी ही प्रतिभा के या उसे थोड़ा कमोबेश जो भी कह सकते हैं, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे। बड़ा से बड़ा दस्तावेज, बड़े से बड़े पुस्तक, बड़े से बड़े कागजात हो, जो भी हो, बहुत तेज़ी के साथ पढ़ते थे और उसको समझ भी जाते थे, उसको याद भी कर लेते थे, उसको करते थे। तो एक तो शार्पनेस ऑफ माइंड या ब्रिलियंस ऑफ माइंड में लगभग की समानता थी। दूसरी समानता थी कि मानवता का जो मन मर्म है, जो उसका महत्व है, जब भी इन हमारे देश के महात्माओं को यानी हमारे स्वामी विवेकानंद और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जब भी उनको मौका मिलता था तो मानवता के मर्म को, महत्व को उस पर बल देने से कभी नहीं चूकते थे, हमेशा बल दिया करते थे। इसके पहले भी एपिसोड में बताया गया है और उसको बार बार बताने की भी ज़रूरत है, और इसमें बताया जा रहा है कि एक वक्तव्य जरा सुनिए हमारे स्वामी विवेकानंद का। वो कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और इसी प्रभु की सेवा करना और उनकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। बहुत स्पष्ट है कि हमारा यही धर्म है हमारा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारा धर्म हिंदुत्व या हिंदू सनातन या कोई और। उनका मेरा यही धर्म है कि जो मनुष्य है, जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, उसी की सेवा करना, उसी की सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। बहुत स्पष्ट है हमारे स्वामी विवेकानंद। बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ। जहाँ तक इज्जत का सवाल है, वो सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, लेकिन हमको वो धर्म मंजूर नहीं है। कौन से? जो कि धर्म को लक्ष्य के रूप में साधते हुए मानवता को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी ऐसे धर्म बाबा साहब को मंजूर नहीं थे। वो कहते हैं कि हमको तो सिर्फ वही धर्म मंजूर हैं जो कि मानवता को लक्ष्य के रूप में साधते हुए धर्म को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये था मानवता के प्रति उनका अकाट्य विचार और समर्पण। और वैसा ही जो है स्वामी विवेकानंद का भी था। तो इस तरह से तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि हमारे ये दोनों जो महात्मा हैं, महापुरुष हैं हमारे देश के, ये इनमें कई मायनों में समानता है। तो हमने जो उस समाज में हम गए थे, अपने पिछड़े भारतीय भाई बहनों के समाज में जो हम गए थे, उन्होंने बताया कि
देखिए, मैं यदि इन्हीं की बात लीजिए तो जो सम्मान पूरे देश के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा स्वामी विवेकानंद को मिलना चाहिए, वह उन्हीं कारणों से उनको सम्मान वो नहीं मिल पाता है। और उन्हीं कारणों से जो सम्मान पूरे देश के द्वारा बाबा साहब को मिलना चाहिए, वो सम्मान उनको नहीं मिल पाता है। या उसको और क्रूड वर्ड्स में यदि कहा जाए कि हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों के अलावा जो समाज है वो स्वामी विवेकानंद को तो सम्मान देता है, यानी कुछ अपवाद जरूर होंगे, लेकिन बाबा साहब को सम्मान देने में वो पीछे रहता है या संकोच करता है या जो भी है। और वाइस वर्सा, हमारा जो पिछड़ा भारतीय भाई बहनों का समाज है, जो कि वातावरण उसमें बनाने का जो दुष्प्रयास हुआ है, उसके कारण जो है वो बाबा साहब को तो सम्मान देता है और स्वामी विवेकानंद का कभी कभी नाम भी नहीं जानता है और उनको सम्मान देने के लिए वो तैयार नहीं है। यही व्यथा कथा है हमारे भारतीय समाज की, ये गलत है। मैंने भारतीय समाज का दायित्व बनता है कि पूरा भारतीय समाज इन दोनों महात्माओं को इनको बराबर का सम्मान दे और सभी लोग जो सम्मान दें, इसकी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए ये जो बहुजन समाज पार्टी चलाती है ना मायावती, उसका भेद विभेद का जरा देखिए। समाज सुधारक तो समाज सुधारकों में सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय का। उनको बल्कि कहते हैं कि फर्स्ट इंडियन, ट्रू इंडियन। पहले वो भारतीय थे जो कि इस तरह की बात करते थे। तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, ये सभी थे। लेकिन वो सिर्फ जो है राजा राम मोहन राय को छोड़ देगी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को छोड़ देगी, वो केशव चंद्र सेन को भी छोड़ देगी, सिर्फ एक उठाएगी, ज्योतिबा फुले। ऐसे लोग ही समाज के शत्रु होते हैं, जो भेद विभेद के आधार पर जो है इस तरह की साजिश करते हैं। तो भारतीय जनता दल ऐसे लोगों से सावधान रहने की वो सलाह देता है, अपील करता है और निवेदन करता है कि हमारे सभी समाज सुधारक, राजा राम मोहन राय हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, केशव चंद्र सेन हों, ज्योतिबा फुले हों, नारायण गुरु हों, सबके सब सम्माननीय हैं। लेकिन सिर्फ एक का हम राजा राम मोहन राय की बात को उछालें और बाकी को छोड़ दें, ये बिल्कुल ये लाइन जो है वो जो है यानी मायावती की है। और इसी से समाज कमज़ोर होता है और इन्हीं सब गतिविधियों से मैंने जो समाज को बिखरने करने वाली जो ताकतें हैं उनको मौका मिलता है। और यही नहीं, ये प्रवृत्ति मैंने इतनी घटिया किस्म की है। अब जैसे पंजाब के लोग जब भी कोई पंजाब के हमारे भारतीय भाई बहन जब भी कोई आंदोलन करते हैं तो सिर्फ वो भगत सिंह का फोटो लगाते हैं। क्यों भाई? अरे भाई, इस देश पर कुर्बानी देने वाले भगत सिंह के साथ सुभाष चंद्र बोस भी थे, अशफाक उल्लाह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, झांसी की रानी भी थी, खुदीराम बोस भी थे। सबका फोटो जो है वो लगाने की जरूरत है। सुब्रमण्यम भारती भी थे, श्रीमती रानी चंद्रमा भी थी, लेकिन उनको भी क्षेत्रीय संकीर्ण और संकुचित विचारों में उनको कैद कर देना, ये निहायत उनके आदर्शों की हत्या है, अवहेलना है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में जब भी कोई बात होता है, जैसे ये ममता, बस सुभाष चंद्र बोस का। क्यों भाई? सुभाष चंद्र बोस का ही क्यों? भगत सिंह का भी, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अशफाक उल्लाह हैं, खुदीराम बोस हैं, सुब्रमण्यम भारती हैं, श्रीमती रानी चंद्रमा, श्रीमती रानी गडलियो है,
क्यों नहीं उनका? तो ये सब जो है, इतने इन समूहों का दिमाग इतना सड़ा हुआ है कि हमारे उन अमर शहीदों जिन्होंने कभी भी कोई देश में इस तरह का कोई फ़र्क नहीं किया, पूरे देश के लिए उन्होंने संघर्ष किया, पूरे देशवासियों के लिए संघर्ष किया, उनको भी ये उन्हीं संकीर्ण और कुत्सित और सड़े हुए विचारों में ये सब बांधना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। और ऐसे ऐसे वो जो मुख्यमंत्री बन रही है, उस मुख्यमंत्री को हमारे मोदी महोदय जो है सबसे पहले वो धन्यवाद भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। देख लीजिए क्या होगा इस देश का। तो ये भी जो है बहुत ही खतरनाक है। महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र के भारतीय भाई बहन जब भी कोई आंदोलन इस तरह करते, सिर्फ बाल गंगाधर तिलक को दिखाएंगे। क्यों भाई? बाल गंगाधर तिलक के साथ हमारे और भी तो शहीद हैं जो पूरे देश के हैं। और सवाल इस बात का कि इसके पहले भी बताया गया, महाराष्ट्र में रहने वाले भारतीय भाई बहन रहते जरूर हैं महाराष्ट्र में, लेकिन उनका अधिकार जो है पूरे देश पर है। पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन रहते जरूर हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन उनका अधिकार, उनका हक जो पूरे देश पर है। यानी इन्हीं विचारों से विहीन ये ममता बनर्जी कहती है कि मैं जो है वो हिंदी भाषियों को निकाल दूंगी। अरे भाई, हिंदी भाषी का पश्चिम बंगाल भी है, बाकी देश भी है, और भी जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं पश्चिम बंगाल में रहने वाले, उनका पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरा देश ही है उनका। तो इतनी घटिया किस्म की विचारों की और इतनी सड़ी हुई विचारों की वो ममता बनर्जी है। और लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वो उसको पता नहीं कैसे उसको वोट मिला, किस आधार पर मिला। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेजिडी है, बहुत दुखद बात है। और उस दुखद पर उन्होंने और नमक छिड़का मोदी महोदय ने, सबसे पहले उनको बधाई दी है। तो इस प्रकार से जो कुछ सुखद अनुभव आए और मैंने आप सभी भारतीय भाई बहनों को बताया, ये सब अनुकरणीय जो है ये हमारे वो तजुर्बे हैं। तो आगे आने वाले एपिसोडों में कुछ और भी सुखद अनुभव जो मिले हैं उनको हम साझा करेंगे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।